आज इंसान को हम जितना भी प्यार करें, अपने दूसरे को जितना भी अपना कर दे, वो अपने नहीं होते हैं। लेकिन एक अगर हम जीव को कुछ भी थोड़ा सा तकलीफ़ों से उबार देते हैं तो वो हमें जीवन में वो सुख दे जाते हैं जो अपने भी नहीं दे पाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का, ठीक है। ये जो चैप्टर है आपका है गिल्लू, ठीक है। ये एनआईएस बोर्ड का है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम व्यू से 3rd चैप्टर है एनआईएस बोर्ड का, ठीक है। बाकी बोर्डों का भी होगा, वो आप देख लोगे क्योंकि गुल्लू चैप्टर का नाम है। चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में राइटर ने क्या कहने की कोशिश किया और क्या समझाने की कोशिश किया है। पिछले पाठों में आप एक कहानी और कुछ दोहे पढ़ चुके होंगे। आइए अब हम कुछ साहित्य वक्ष रेखाचित्र पे पढ़े। आप जानते हैं कि मनुष्य और दूसरे जीवों का संबंध कितना महत्वपूर्ण होता है। कई बार पशु पक्षी अन्य प्राणी अपने प्रेम भरे व्यवहार, अपनेपन और समझदारी से हमें प्रभाव डाल देते हैं। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें तो वह भी हमें अपना मानने लग जाते हैं, हमारे सुख दुख के साथी बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि पशु पक्षी या कोई अन्य जीव किसी व्यक्ति के बहुत घुल मिल जाते हैं, वह व्यक्तियों के जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं। उसके न रहने पर उसके याद करके व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है, ठीक है। इस चित्र में जो है गिलहरी के बारे में बताई गई है। दोस्तों, ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं एक बार बताना चाहूँगा आपको कि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है। आपके मोहल्ले में आसपास कोई भी बच्चा नहीं उसके पढ़ता है तो उसको ज़रूर बताइए चैनल के बारे में, शायद उसको फ़ायदा मिल जाए और कुछ कर ले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं इतना ही कहूँगा, कभी भी आप देखते हो, चाहे पार्ट 1 में मेरा चैप्टर हो चाहे B में, आप पूरा कंप्लीट देखना। जब तक आप कंप्लीट नहीं देखोगे, मेरा विश्वास यही है कि अगर चैप्टर मेरा एक बार आप अगर देख लोगे ना, समझ लोगे ना, तो मेरा विश्वास है कि आप एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को छोड़ के ही नहीं आओगे उस चैप्टर के रिगार्डिंग। क्योंकि मैं जो कोशिश इतना करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपसे कोई तरह की गलतियां ना हो, इस बात पे भी मैं ध्यान रखने की कोशिश करता हूं, ठीक है। क्योंकि मैं चैप्टर एक साथ ही बनाता हूं, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, ठीक है दोस्तों। तो मैं एक ही बार कहूँगा कि चैप्टर कभी भी आप करो तो मेरी पूरी वीडियो देख लो, ठीक है। इससे आपको एग्ज़ाम में दोबारा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ना कहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई सर के पास जाने की पड़ेगा, नहीं कहीं भी। क्योंकि एनआईएस जो होता है सेल्फ स्टडी होती है, जहाँ पर आपको खुद ही अपना पूरा जीवन बनाना पड़ता है, यानी एकलव्य की तरह बनना पड़ता है, जहाँ पर गुरु को समक्ष मान के फिर आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है। तो आप एकलव्य बनो, ठीक है, और मैं आपका ज्ञान का स्रोत बनूंगा। इसी आशा के साथ हम आगे चैप्टर को बढ़ा रहे हैं। गिल्लू कहानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्ट जो होती है कुछ ऐसी होती है। सुन जूही में आज एक पीली कली खिली है, इसे देखकर अनायास ही उस छोटी सी जीव का स्मरण हो जाता है जो उस लता के संग हरितिमा के छिप कर बैठा था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज इस लघु प्राण की खोज है। राइटर यहाँ पर अपने कुछ यादों की बात करने की कोशिश कर रहा है कि सुन जूही के जो फूल के ऊपर एक फूल खिला है, वो फूल जो है उसको किसी की याद दिलाता है, ठीक है। उसकी फूल देखकर उसको लघु प्राण की याद आती है। आखिर किसकी आ रही है? जब हमें चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि आखिर जो सोन जूही की फूल है उसमें कौन सी राइटर का यादें छुपी है, उसमें कौन सा जीव प्राण है, ठीक है। परंतु वह तो अब इसका सोन जूही का जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णीय कली के बहाने वही मुझे चौंकाने का ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले को चारों ओर से चोंच से छुआल जैसे खेल कर रहे हो, चूहा छुएल के खेल खेल रहे हो, ठीक है। यह कंक भूमि भी विचित्र पक्षी है, एक साथ धमादृत, आनंदित, अति सम्मानित, अति अवमानित। इसमें राइटर ये कहना चाहता है कि कौवा जो होता है एक तरह का अजीब जीव है, जिसको कभी कभी हम भगा भी देते हैं और कभी सम्मान के साथ उसको बुलाते भी हैं, ठीक है। जब हमारे पर श्राद्ध का समय आता है तो कौवा को बुला के हम क्या करते हैं, उसको खिलाते हैं। लेकिन वही अगर हमारे घर पे कां करने आ जाता है तो हम कहते हैं कि संदेश वाहक के रूप में लेते हैं, और ऐसे कौवा जब बोलने लग जाता है तो हम उसको मार के भगा देते हैं। तो कौवा भी बहुत तरह की बातें जो है हम लोगों को समझाता है और बहुत समझाने की कोशिश करता है। तो इसलिए राइटर ने एक बात कहा है कि समादृत होती है, अनादृत होती है, अति सम्मानित होती है, अति अवमानित होती है। तो कौवे के जो है सारे गुण जो है इसमें देखने को मिलता है। हमारे बेचारे पुरखों ने गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के, उन्हें
वित्त पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर भी अवतरित होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दुरुस्त प्रियजन का भी आने का मधुर संदेश इससे कर्क स्वर में ही पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव का करके अवमान को अर्थ ही प्रयोग करते हैं। यहाँ पर राइटर ने काक के बारे में बताया है, कौवा के बारे में, कि वो जब कोई परिजन हमारे आने होते हैं तो कौवा हमें संदेश पहुँचाते हैं, ठीक है, और ये प्रियजन के संकेत देते हैं कि आता है। जब भी कोई मतलब पितृपक्ष होता है, जब आपको पता श्राद्ध का समय होता है, तो कौवा हमारे जो होते हैं अपने अतिथि के रूप में अवतरित हो जाते हैं और उसको हम बुला बुला के खिलाते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम कौवा को का करने की अवमान को हम गलत भी समझते हैं कि कौवा को का करने की वजह से हमें गलत अर्थ मिलता है। मेरे कर्क पुराण के विवेच में अचानक बाधा आ पड़ी, यानी राइटर जो है वो अपना काम कर रहा था, उसमें एक बाधा पड़ गई। आखिर क्या पड़ी? क्योंकि गमले और दीवार के संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा था और अब वो कौवे जैसे सुलभ आहार की खोज रहा था। कर्क की चोट के घाव का लघु प्राण के लिए बहुत थे, अंतर्निश्चित सा गमले से चिपक पड़ा था। सबने कहा कौवे के चोट का घाव है, लगने के बाद यह बचेगा नहीं, इससे कुछ ये मर जाएगा। परंतु मन नहीं माना, उसे हौसले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई के रक्त पोंछ कर घाव को पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगो कर जैसे जैसे उसको नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खोल न सका और दूध की बूंद दोनों ओर झुलक गई। कई घंटों के उपचार उपरांत के उसके मुंह में एक बूंद पानी टपक सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और अवस्थित हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर गीले कांच को मोती जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसकी निसंदेह रोए झवेदार पूंछ और चंचल चमकीले आंखें सबके विमर्श करने लग गई। यानी कुछ समय के बाद वो जो था काफ़ी अच्छा बन गया था। हमने उसकी जाति व संज्ञा के व्यक्तिवाचक के रूप में दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालियाँ में रुई बिछाकर उसे तार के खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गुल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनको सी आंखें से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबका आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसके एक अच्छा उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पैर तक आकर सर के पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतर जाता। उसकी यह दौड़ने की क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती। यानी ये जो कार्य करता वो राइटर को उलझाने की कोशिश करता। कभी कभी मैं गुल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके गले के 2 पंजे सिर से अतिरिक्त सारा लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवारों के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता ही रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गुल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लग गई। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लग गई थी। गिल्लू की जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने में सचमुच ही मुक्त की सांस ली। इतने छोटे जीव के घर में पले कुत्ते बिल्ली की बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के सिर से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नृत्य क्रम बन गया। जब भी राइटर आता तो उसी तरह की गतिविधियां वो हमेशा करता। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह खिड़की के खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बन हर डाल पर उछलता कूदता रहता था। ठीक 4 बजे खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लग जाता। मुझे चौंकाने की इच्छा सामने न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई उसके अंदर। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता तो कभी पर्दे की चिमटी में और कभी सोजनी की पत्तियों में वो छिप जाने की कोशिश करता रहता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, उनका मुझे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाना हिम्मत नहीं है। ऐसा मुझे समझ नहीं आता है।
गुल्लू इनमें से अपवाद था। मैंने जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की के निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाता और खाने लग जाता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था। ठीक है, कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खानों की चीज़ों या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। ठीक है, उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ गया था। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता तो गिल्लू अपने झूले से उतर कर दौड़ा और फिर किसी दूसरे के देखकर तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य पदार्थ भी खाना बंद कर दिया था। मेरी अव्यवस्था में तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजे से मेरे सिर और बालों को इतने हलो हले सहलता रहता था कि उसका हटना एक परिचालक के हटने के समान लगता। ठीक है, परिचालक यानी जो है गिलहरी जो है यानी गुल्लू इतना मतलब सेवा किया करता था कि राइटर को ये लगता था कि शायद उसके कोई परिचालक है, यानी कोई जान पहचान का व्यक्ति है, वो उसको सराह रहा है और उससे प्रेम भर मतलब कार्य कर रहा है। गर्मी में जब दोपहर के काम करती रहती तो गुल्लू न बाहर जाता न अपने झूले पर बैठता। उसे मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का स्वार्थ्य न्याय उपाय खोज निकाला था। वो मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक भी रहता। गिलहरी की जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। अंततः गुल्लू की जीवन यात्रा ठीक है का अंत आ गया। एक दिन भर उसने कुछ भी नहीं खाया और न ही बाहर गया। रात मंथ की यातना में वो मेरी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिससे उसने अपने बचपन की स्मरण स्थिति में पकड़ रखा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्ण देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात के प्रथम किरण ने स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन जगाने के लिए सो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसका झूला उतार कर मैंने रख दिया, खिड़की की जाली बंद कर दी, परंतु गिलहरी की नई पीढ़ी जाली से उस पार चिचक करती रहती थी और स्वनजूही की बसंत आता ही रहता था। स्वनजूही की लता के नीचे गुल्लू की समाधि दी गई, इसलिए भी कि वह लता के सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु जागात के किसी बसंती दिन जूही की पिताब छोटे फूल खिल जाने की विश्वास मुझे संतोष देता था। तो इस प्रकार जो है लेखिका को जो है वो स्वनजूही की फूल इतनी प्यारी थी, क्योंकि उसमें जो है गुल्लू की कुछ यादें थे। उसने उसी जगह जो है उसको दफनाया था और इसमें जब उसके फूल देखा तो उसको संतुष्टि हुई कि शायद उसी का ही कोई रूप जो है उसके सामने प्रस्तुत हो गया। दोस्तों, इस चैप्टर से हमें ये बात की सारांश मिलती है, समझ आती है कि ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा कि राइटर ने 2 बातों पे बहुत ही जोर दिया है, एक परिचालक की भूमिका और एक जो है कौवा के ऊपर। ठीक है, कौवा के ऊपर ये बात बताया है कि कौवा जो है कभी कभी हमारे लिए अच्छे होते हैं और कभी बुरे होते हैं। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन जाता है। इस चैप्टर में जो गुल्लू है उसमें एक लेखक को जूही के फूल के नीचे जो होता है गमले के नीचे एक नन्हा सा जीव मिलता है, जो कि गिलहरी का एक बच्चा होता है जिसे कौवा मार रहा होता है। फिर उसको वो ले जाती है अपने घरों में, वहाँ पर उसको इलाज करती है और उसको रुई से दूध पिलाने की कोशिश करती है। इस प्रकार जो है उस जान के लिए बहुत ही कोशिश करती है और वो कुछ दिनों में ठीक ठाक हो जाता है और लेखक के साथ रहने लग जाता है। लेखक के साथ तो इतना मिल जाता है कि कोई और जानवर इतना शायद मिल घुल ना सके। फिर राइटर क्या होता है, एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसको कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ जाता है। जो गुल्लू होता है वो बहुत काफ़ी उदास हो जाता है और वो क्या करता है कि जो उसका खाद्य पदार्थ जो होता है काजू, वो भी वो नहीं खाता है और उसके उसे ही पड़ा होता है। जब गुल्लू के ये सब देखता है तो उसको बहुत ही अजीब लगता है। एक दिन जो होता है फिर जो है हॉस्पिटल से छुट्टी पा के लेखिका जब घर में आती है तो जो गुल्लू है उससे बहुत ही स्नेहपूर्वक रहने लग जाता है और वो ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसके कोई परिचालक की भूमिका निभा रहा हो। ठीक है, उसके बाद जो है गुल्लू लेखक को बहुत ही तरह की कोशिश करता है हंसाने की, भागने की, छुपने की। तो इस तरह से जो है गुल्लू के काफ़ी जीवन यापन चल रहा होता है। ठीक है, उसके बाद गुल्लू के जो मैक्सिमम जो गिलहरी की जो उम्र होती है वो 2 साल ही होती है। उसके बाद एक समय आता है जब वो बिल्कुल ही ठंडा पड़ जाता है और मृत्यु का प्राप्त हो जाता है। फिर लेखक क्या करती है, उसको जूही के फूल के नीचे उसको
दफना देती है और वहाँ पर उसको गाड़ के उसी फूल के पीछे रख देती है। जब भी उसमें फूल खिलता है तो लेखक को लगता है कि शायद गुल्लू के एक नया जीवन प्राप्त हो गया हो, वो मुझे देख रहा हो। इस तरह से जो है लेखक के लिए प्रचालक की भूमिका भी निभाया है। ठीक है, यहाँ पर कौवे की जो बात कही गई थी, एक इसमें क्वेश्चन आज आ जाता है कौवे के ऊपर। ठीक है, कि कौवे किस रूप में जाना जाता है और किस तरह से उसको प्रदान की जाती है। उसके बाद जो है इसमें दूसरा क्वेश्चन जो बनता है कि जो गिलहरी है वो किस तरह से लेखक के प्रचालक की भूमिका निभाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इम्पोर्टेंट भी रहेगा। आपसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस पार्ट को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, काफ़ी इसमें बहुत बात बताई गई है। ठीक है, एक बार अच्छे से चैप्टर को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से माना गया है, इसमें से आता है ये क्वेश्चन, देख लेना एग्जाम में आएगा ही। ठीक है, और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बार बार मैं यही बात बोलता रहता हूँ हर एक वीडियो में, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना, क्योंकि आप खुद ही समझदार हो, समझदारों को लिए इशारा ही काफ़ी है। अपने जो NIST में दोस्त पढ़ रहे हैं उनको भी इसके बारे में बताइए, इसी विश्वास के साथ में कि आप ऐसा कीजिएगा। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय।